सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दें तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो बिटवीन 25 टू 35 ईयर्स ओल्ड की जो एज ब्रैकेट है उसके अंदर बहुत ज्यादा फॉल कर रही है, और ये वो एज है जिसमें आपको लाजमी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, पहली जॉब से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग से नंबर्स होंगे। मैं आपको नंबर्स भी बताऊंगा और वो वेबसाइट भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास तकरीबन कोई 10,000 रुपए महीने के ऐसे आते हैं जो आप सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये 10,000 रुपए आपके ऐसे होंगे जो आप कभी भी टच नहीं करेंगे अंटिल योर रिटायरमेंट। लेट्स से अगर आप 30 ईयर्स के आज हैं और आपने सोच लिया है कि आज से आपको 10,000 रुपए महीने के सेव करने हैं until the period of time, until let's say your retirement, जो कि let's say 60 साल की एज में आपकी रिटायरमेंट होती है, तकरीबन 10% के रिटर्न के लिए 10% का रिटर्न लेना इतना मुश्किल नहीं है। आजकल के ज़माने में तो खैर आपको 15% के भी रिटर्न मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी मिल रहे हैं, और लेट्स से जो आपके मनी मार्केट फंड्स हैं उसके अंदर मिल रहे हैं, और आपके टीबल्स के अंदर भी मिल रहे हैं। इसके अलावा भी और एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रॉबेबली स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप मेक श्योर कर लें कि आपको 10% के करीब के रिटर्न्स मिल रहे हैं, मैं अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, अगर आपको यही कैलकुलेशन कहीं भी दुनिया में रहते हैं वहां के लिए इंप्लीमेंट करना है तो उसके अंदर परसेंटेज का फैक्टर थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको यूएस के स्टॉक्स के हिसाब से शायद 8 to 9% रखना पड़े, लेकिन अगर रुपये की टर्म के अंदर बात करें तो 10% बहुत आसानी से आप रिटर्न्स ले सकते हैं। अगर 10% का रिटर्न आप लेते हैं एवरी मंथ, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, लेट्स से 30 ईयर्स की एज में स्टार्ट करें और अंटिल 60 साल की एज तक आपने इन्वेस्टमेंट की इस तरह की, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन कोई आपको 19 मिलियन से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट कोई 20 मिलियन रुपीज़ मिल सकते हैं। 20 मिलियन का मतलब है कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। आपने 36 लाख रुपए लगाए ओवर दिस टाइम और आपको 2 करोड़ रुपए मिल गए। इस कैलकुलेशन के अंदर अगर हम फर्दर बात करें, अगर यही जर्नी आपने लेट से 40 साल की एज में स्टार्ट की हुई होती और आपकी रिटायरमेंट एज अगेन 60 ईयर्स की ही होती है, तो 10 साल का जो आपने जो टाइम ज़ाया किया है उसके बाद आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट कोई 30,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आपके जो टोटल 2 करोड़ रुपए बनने हैं वो बनेंगे 20 साल बाद। तो आपने ये देखा कि अगर आप 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं सेम रेट के ऊपर, ऑलमोस्ट कोई 30,000 रुपीज़ यानी कि 3 टाइम्स आपको ऑलमोस्ट इसके अंदर इन्वेस्ट करनी है ताकि आप वो मेकअप कर सकें अपना टाइम। तो आपको हर महीने 10,000 की जगह 20 साल तक 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तब जाके आपको सिमिलर काइंड ऑफ एक फंड क्रिएट होगा 60 साल के अंदर जाकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और ये मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं जिस पे आप जाके अपनी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। मैंने क्योंकि रैंडमली मैं गूगल के ऊपर गया तो मुझे यूएस की गवर्नमेंट की एक वेबसाइट मिल गई जिसके अंदर आप अपनी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर दिखाता भी हूँ। तो ये investor.gov वेबसाइट है। लेट से मैंने अच्छा इसके अंदर सारी चीज़ें डॉलर्स के अंदर है, लेकिन ऑफकोर्स मैं डॉलर्स में नहीं बात कर रहा, मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ इस वक्त रुपी टर्म के अंदर। तो आप इसके अंदर जो करेंसी है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेट से मैंने 10,000 रुपये ही कर दी, सही है। 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। मंथली कंट्रीब्यूशन मैं इसके अंदर भी 10,000 रुपये ही कर देता हूँ। मंथली हर महीने में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। लेंथ ऑफ टाइम इन ईयर्स, लेंथ ऑफ टाइम की बात करें तो वो तकरीबन कोई 30 ईयर्स की बात करते हैं, और एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट यानी कि प्रॉफिट रेट आपका जो बनेगा वो 10% के करीब बनेगा। इंटरेस्ट रेट वेरिएंस रेंज मैं अभी नहीं लिख रहा इसमें क्योंकि हम एक फिक्स वैल्यू पे बात कर रहे हैं, और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मैं एनुअली कर देता हूँ। एनुअली का मतलब ये कि हर साल आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो जो कैलकुलेशन आती है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जो टोटल सेविंग्स है वो आपकी बनती है तकरीबन 36 लाख रुपए, यानी कि अगेन ये डॉलर्स के अंदर है, मैं आप रुपये के अंदर इसको अंदर डायरेक्ट कर लें। फ्यूचर वैल्यू जो बनती है 19.9 मिलियन रुपीस की बनेगी हर साल अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली 30 ईयर्स की जगह 20 ईयर्स कर देता हूँ, और उसको फिर मंथली कंट्रीब्यूशन को तकरीबन कोई लेट्स से मैंने 29,000 कर दिया। मैंने 30,000 की बात की थी, 29,000 कर दिया। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ एनुअली, तो ये चीज़ जब बनती है 19.99 मिलियन रुपीस बनेगी। तो आपने देखा किस तरह से आपका सिर्फ 10 साल ज़ाया हुए हैं। सिर्फ तो नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा टाइम है जो आपने ज़ाया किया, लेकिन उसकी वजह से अब रादर देन इन्वेस्टिंग आपको एक महीने में सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें। बल्कि कुछ दिनों पहले मेरी एक कॉल पे बात हो रही थी, एक पाकिस्तान से ही एक साहब थे, वो मुझे उन्होंने कंसल्टेंसी कॉल की थी, तो मैंने उनको वही बताया था कि यार अब वो 40 ईयर्स के थे तो 30 ईयर्स
से ये कैलकुलेशन मैंने उनको बताई थी कि 30 ईयर्स से 40 ईयर्स के दरमियान जो आपने टाइम ज़ाया किया है, अगर सोचें आप वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने 10 साल पीछे चले जाएँ तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ऑलमोस्ट कोई 4-5-6 साल पीछे चले जाएँ तो रिटर्न्स अच्छे थे। लेकिन चलें आप उसको स्टॉक मार्केट में भी डालते हैं, आप किसी फिक्स किस्म के म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देते हैं, या आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में डाल देते जिसमें आपको 10-11-12% का रिटर्न मिल रहा होता। तो आप सोचें, उन्होंने भी अगेन, अब वो ये सोच रहे थे कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया, लेकिन अगेन अगर आपको रियलाइजेशन हो गई है तो आपने टाइम ज़ाया नहीं किया, आपने एटलीस्ट आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। पछतावा उस वक्त होता है जब आप ऑलमोस्ट करीब होते हैं अपनी जॉब्स के ख़त्म होने के, और आपकी जो वर्किंग एज होती है वो ख़त्म हो रही होती है, और आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके पास हाथ खाली होता है। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। अच्छा, अगर आप अपनी जर्नी अब स्टार्ट कर रहे हैं और आप यंग हैं और आपने ट्राई किया है कि अब मुझको इस तरह से ही करना है कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करूंगा, अब 10,000 रुपये भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, किसी के लिए 5,000 भी हो सकते हैं, और फिर इसी को आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, इसी के अंदर और पैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप इसके अंदर इस पॉट के अंदर पैसे बढ़ा भी सकते हैं। तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको कोई 9 के करीब ऐसे ऑप्शन बताऊंगा, ऐसे ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप, अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या अपनी जो एक प्रॉपर माइंडसेट है आप उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप अपनी नीड्स को डिफाइन करें और वांट्स को भी डिफाइन करें, और नीड्स को हमेशा प्रायोरिटाइज करें और वांट्स को हमेशा ट्राई करें कि एज मच एज पॉसिबल आप उसको डिले कर सकें। मैंने एक कैलकुलेशन भी अपनी बताई थी कि मैं किस तरह से अपनी वांट्स को पूरा करता हूँ। जो मेरी वांट्स और नीड्स मैंने अलग से डिफाइन कर ली, वो मैंने इंग्लिश चैनल के ऊपर डाला था। उस वीडियो को अगर आपको इंग्लिश चैनल देखना है तो उस पर जाके आप देख सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उस चैनल के ऊपर मैंने बात की थी किस तरह से मैं एक आईफोन लेना चाह रहा हूँ और वो मेरी वांट है। अगर मैं अपनी वांट के ऊपर मैं खर्चा करना चाह रहा हूँ, तो मैं जब इवेंचुअली उसके ऊपर एक्सपेंस आएगा, जो भी एक्सपेंस आता है, तो मैं उतना ही अमाउंट कहीं इन्वेस्ट भी करूंगा। इस केस के अंदर, आईफोन के केस के अंदर, मैं एप्पल के स्टॉक्स लूंगा, उतने ही एप्पल के स्टॉक्स लूंगा जितने की अमाउंट का मैं एक फ़ोन खरीदूंगा। तो मेरे लिए एक डिटरिंग फैक्टर भी होगा कि मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूँ जब भी कोई नई चीज़ खरीदूंगा, स्पेशली जब वांट्स के लिए। इसी तरह से मैंने उसमें बात भी की थी कि किस तरह से मैं, अगर लेट से गाड़ी लेनी है मुझे और गाड़ी ज़रूरी है मेरे लिए, तो मैं लेट से 10 लाख की गाड़ी की जगह अगर 25 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, तो जो 15 लाख का डिफरेंस आ रहा है वो मेरी वांट्स का डिफरेंस आ रहा है। उन 15 लाख को मुझे लाजमी इन्वेस्ट करना है बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर स्पेंडिंग ऑन माई वांट। अगर मैं ये सिस्टम बना लूंगा तो मेरी वांट्स ऑटोमेटिकली कर्टेल होंगी, मेरी नीड्स प्रायोरिटाइज होंगी, और इवेंचुअली मेरी इन्वेस्टिंग भी प्रायोरिटाइज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको भी, अगर आपको समझ में आता है तो आप इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर एक बहुत मशहूर स्टडी हुई थी, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, लेकिन उसमें कुछ इस तरह से था कि यूएस की कोई यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर उन्होंने बच्चों को बिठाया था एक जगह पर और उसके अंदर टेस्ट किया था उनको मार्शमेलोज देकर, मेरे ख्याल से मार्शमेलो टेस्ट कहते हैं उसको। मार्शमेलोज देकर उनको कहा था कि अगर आप लेट से, अगर अभी आप मार्शमेलो खाना चाहते हैं तो अभी खा सकते हैं, आपके सामने मार्शमेलोज रखे में, लेकिन अगर आपने लेट से आधा घंटा वेट किया तो उस वेट के बाद आपको 2 मार्शमेलोज मिलेंगे। कुछ इसी तरह की स्टडी थी। फिर जब वो अपनी एडल्ट लाइफ के अंदर गए तो उन्होंने उन्हीं जो सेट ऑफ एडल्ट्स जो बच्चे थे उस वक्त, और उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन अप्लाई की थी मार्शमेलो टेस्ट के अंदर, वही लोग फाइनेंशियली भी प्रूडेंट निकले और आगे जाके वो सक्सेसफुल हुए फाइनेंशियली। तो इसलिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को समझें कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो कोशिश करें उसको वेट करें, कोशिश करें उसको डिले करें। जितने भी कोई वांट्स अगर आप हैं आपके पास, तो उन चीज़ों को कोशिश करें कि डिले करें। हो सकता है 1-2 दिन बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अगर आप इतना डिले कर सकें तो हो सकता है आपको उसकी नीड ही ख़त्म हो जाए, आपको वो बात ही ख़त्म हो जाए और ज़रूरत ही ना रहे उस चीज़ की। तो मैं भी इस चीज़ को ट्राई करता हूँ कि जब मुझे कोई चीज़ लगती है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं उसमें काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, काफ़ी चीज़ें स्टडी करता हूँ। ऑफकोर्स अगर कोई प्रोडक्टिव चीज़ चाहिए होती है तो मैं उस पर ज़्यादा देर नहीं लगाता, लेकिन अगर मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे सिर्फ एक लेट से मुझे एक वांट है कि मुझे वो चीज़ चाहिए जस्ट टू ग्रेटिफाई माई सेल्फ, उस पर मैं डिले करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल आप थिंक ओवर करें जब भी कोई इस तरह की चीज़ खरीद रहे हो। इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इसके अलावा मैं एक न्यूज़लेटर भी निकालता हूं जो कि कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन आप एटलीस्ट उस न्यूज़लेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको जाके देख सकते हैं। मल्टीपल मैंने इससे पहले न्यूज़लेटर निकाले हुए हैं, उसका पूरा आर्काइव एक मौजूद है वहाँ पर। उस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अगला पॉइंट, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको मिस्टेक्स ना बोलें, उनको फेलियर्स ना बोलें, उनको हमेशा एज अ लेसन लें, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन एज सून एज पॉसिबल। अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग करना तो उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी कि आप अगर गलती करते हैं, पहले साल में गलती करते हैं, दूसरे साल में गलती करते हैं, जैसे मैंने भी शुरू में बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने एक हमेशा अपनी वीडियोस में बात करता हूं कि मैं जब 2011 के अंदर पहली दफ़ा मैंने यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो वो मैंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके अंदर मुझे तकरीबन कोई $8,000 का नुकसान हुआ। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था, मतलब ऑलमोस्ट कोई 2-3-4 महीने का एक स्टंट था जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग की थी, इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें कुछ प्रॉफिट भी बनाया था लेकिन मेजॉरिटी लॉस हुआ था। उसके बाद से मैंने ये सोच लिया था कि यार अब मुझे इस डोमेन में इस तरह से नहीं इन्वेस्ट करना, या तो ये मेरा मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं ट्रेडिंग कर सकूं, तो बेहतर ये है कि मैं इससे दूर ही रहूं और मैं दूसरी तरह से इन्वेस्ट करूंगा। और वही हुआ, इवेंचुअली जब क्रिप्टो आया तो मैं हमेशा इस बिटकॉइन और क्रिप्टो से दूर रहा हूं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। जब चीज़ समझ नहीं आती तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट भी नहीं करता हूँ। सो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी मिस्टेक्स हों उनको मिस्टेक्स ना समझें, उनके ऊपर रोते ना रहें, बल्कि उनको एक स्टेपिंग स्टोन बनाएं अपनी सक्सेस का इन फ्यूचर। इन सारी बातों के साथ अगला पॉइंट ये है कि आप अपने आपको एक कैलकुलेटर ना बना लें, अपने आप को हर चीज़ कैलकुलेटर के हिसाब से ना रखें। अगेन मैं बात करता हूँ सबसे कि आपको ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग करनी चाहिए, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजटिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल अगेन ये दूं कि मेरे जो यहाँ पर लोकल फ्रेंड्स हैं, लोकल मेरे कोलीग्स हैं, जो इमाराती कोलीग्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो वो लोग भी इतना कॉन्शियस होते हैं पैसे खर्च करने के टाइम पर। आप ये समझते होंगे कि यहाँ के लोकल जो हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं है, वाकई पैसों की कमी नहीं है। अगर आप उनके पे स्केल सुनेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि किस तरह के पे स्केल हैं, आप सोच भी नहीं सकते इस तरह के पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ के अंदर पैसे बगैर देखे स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत माइंडफुल स्पेंडिंग करते हैं। आई डोंट नो ये किस तरह से इन लोगों के माइंडसेट में बना है इस तरह से, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा माइंडफुल स्पेंडिंग करते हैं। मतलब अभी मेरे एक लोकल से बात हो रही थी तो वो यही कह रहा था कि यार हम नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं कि हम यूरोप और अमेरिका डेफिनेटली देख लेते हैं, लेकिन हम बार बार नहीं जाते। हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम टर्की जैसे मुल्क चले जाएं, हम लेट से अज़रबैजान जैसे मुल्क चले जाएं। ये बहुत ज़्यादा फेमस कंट्रीज़ हैं इनके लिए, उनको वहाँ पर सर्दी भी मिल जाती है, उनको वहाँ पर स्नो भी मिल जाती है, उनको हर चीज़ मिल जाती है। अगेन मैं वही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी है कि ये लोग वहाँ पर नहीं जाते। एनीवेज ये एक लंबा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन पॉइंट यही है कि माइंडफुल स्पेंडिंग होनी चाहिए, आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए, फ़न को ख़त्म नहीं करना चाहिए। फ़न के लिए या आपकी जो एंटरटेनमेंट है उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर सराउंडिंग और किस तरह के दोस्त आपके बने में उनकी ज़रूरत है। आप अच्छा टाइम बगैर खर्च किए भी गुजार सकते हैं। अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको मैंने इसी वीडियो के अंदर भी पहले बताया था कि आपको कंपाउंडिंग आनी चाहिए, कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी नहीं आइंस्टाइन ने बोल दिया था कि कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, किसी वजह से बोला था ना उसने भी, एक बड़ा साइंटिस्ट है, उसने इस तरह की बात उससे एसोसिएटेड होती है। आई डोंट नो कि उसने एग्जैक्टली कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन उससे एसोसिएटेड होती है। वॉरेन बफेट से लेकर जो भी बड़ा इन्वेस्टर है वो भी आपको कंपाउंडिंग के बारे में बताता है। इसलिए कंपाउंडिंग आपको कहीं यहाँ से यहाँ पहुँचाने में देर नहीं लगाती है, देर तो लगाती है लेकिन आपको इवेंचुअली आप पहुंच जाते हैं। अभी आपको एग्जांपल दी थी मैंने, एक और इस तरह की मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई है कि किस तरह से कंपाउंडिंग आपको इंपैक्ट करती है। कंपाउंडिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ, और प्लस कंपाउंडिंग इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अगर जैसे मैंने पहले बोला कि जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपको गलतियां भी आपके साथ होंगी, आपके साथ फेलियर्स भी होंगे, लेकिन जब आप उनसे सीख लेंगे उन चीज़ों उन गलतियों से, तो वो आपको अगेन कंपाउंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस बनेगा। तो कंपाउंडिंग इन बोथ द सेंस, इन एक्सपीरियंस एंड वेल्थ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। हेल्थ से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मैं हमेशा जब लोगों को देखता हूँ कि अपने जॉब्स के अंदर इतने ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि सुबह 8 बजे जाते हैं, रात के 8-10 बजे तक आते हैं, ख़ासतौर पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जानने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो लोग। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बाद इवेंचुअली वो ना फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ना कोई साइड हसल कर सकते हैं। साइड हसल करना कितना इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बोलता हूँ कि भाई साइड हसल अपने करें। बल्कि अगला पॉइंट मैं इसी पे आता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ इशू, हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक हेल्दी नहीं होंगे, जब तक आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम नहीं गुजार सकते, ऑफिस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। एक्चुअली ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपके अपने हाथ में नहीं होती हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, इसलिए हमेशा हेल्थ को फोकस्ड रखें। अब हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप उसको कुछ लोग कहते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है उसके अंदर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस शुरू में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है एटलीस्ट शुरू के अपने टाइम के अंदर, लेकिन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना पूरा टाइम देना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और इस तरह की चीज़ों को फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इसी बात में कही आपसे कि साइड हसल कितनी इंपॉर्टेंट है। साइड हसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो, यू शुड नेवर
ट्राई टू स्केप द साइड हसल थिंग। अब वो साइड हसल पैसिवली भी कर सकते हैं आप, साइड हसल आप एक्टिवली भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जॉब पे डिपेंड करता है, आपकी करंट इनकम स्ट्रीम किस तरह की है। लेकिन हर सूरत में एक साइड हसल बनाएं, हर सूरत में एक आपकी जो इनकम सोर्स होनी चाहिए वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 शुरू में ही कोशिश कर लें कि 2 से 3 की करीब की इनकम सोर्स हो, 4 से 5 भी हो सकती हैं। एक इनकम सोर्स के ऊपर कभी भी रिलाय ना करें। ज़ाहिर सी बात है, जब आप नए जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होती है जो कि आपकी जॉब होती है। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम गुजारते हैं वैसे वैसे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब इसी से अगला पॉइंट आते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स कहाँ करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके हाथ में होना चाहिए। इमरजेंसी फंड के बगैर तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपके जो भी लोन्स हैं वो सब खत्म करें, और उसके बाद हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात अगेन कि लोन्स खत्म करने के बाद आप इमरजेंसी फंड के ऊपर आ जाएं और इमरजेंसी फंड अपना बिल्डअप करें। इमरजेंसी फंड क्या होता है, मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाई हुई है। लेकिन इमरजेंसी फंड आपको एटलीस्ट आपके 6 महीने की, जो मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने, लोग क्या 3 महीने कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 6 महीने की जो आपके पास जो आपकी खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपके पास ऐसी जगह पर स्टोर होने चाहिए, ऐसी जगह पर सेव होने चाहिए जो आप इमीडिएटली टैप इन कर सकें 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के एट मैक्स नोटिस के ऊपर। तो इमरजेंसी फंड आपका बिल्टअप करें और उसके बाद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे आए। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट किस पे कर सकते हैं? अब देखें, जब यंग बंदा स्टार्ट करता है तो वो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ एक मेजर चंक है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप देखें या इवन ब्रॉडली बात करें पूरी दुनिया में, रियल एस्टेट जो है वो मेजर जो इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है वो बनता है। लेकिन आपको जब आप स्टार्ट करते हैं और कम पैसे होते हैं तो नॉर्मली लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर फंस जाते हैं प्लॉट्स के चक्कर में। प्लॉट्स के चक्कर में आई वोंट गो इनटू देयर लीगैलिटी वगैरह में नहीं जाते हम ना, हम इसकी उसके अंदर जाते हैं कि ये कितना सही चीज़ है, कितना नई चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने खुद भी अगेन जो पहली इन्वेस्टमेंट की थी वो प्लॉट के अंदर की थी, और उसके अंदर वो प्लॉट आज से कोई 20 साल पहले जब मैंने इन्वेस्ट किया था उस वक्त मेरी सैलरी 20,000 रुपये थे पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर तक बल्कि 16,000 रुपये सैलरी थी और 8,000 रुपये उस प्लॉट की इंस्टॉलमेंट जाती थी, और मैं बड़ी मुश्किल से उसको 2-3 साल तक पे किया मैंने उसको। उसके बाद खैर सैलरी बढ़ गई थी और सब कुछ बेहतर हो गया था, लेकिन बहुत मुश्किल टाइम में मैंने वो प्लॉट पे इन्वेस्ट किया था और उसको मैंने कंटिन्यू किया था। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि वो प्लॉट मेरा अभी तक मुझको नहीं मिला है, और उसके अंदर मसले हैं, मतलब कुछ लोगों को मिल भी गए हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अब कि मैं जाकर उसको उस केस को परसू करूं। तो प्लॉट्स के बजाय उस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें। स्टॉक्स के अंदर, सही स्टॉक्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे नुकसान हो सकता है, लेकिन प्लॉट जैसा नुकसान तो नहीं होगा ना कि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ही चली गई। इतनी मुश्किल से मैं, मतलब उसके अंदर ये भी था कि आप स्टॉक्स में तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, कि आपको अगर 8,000 रुपये इस महीने नहीं है तो आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। प्लॉट के अंदर तो आपको 8,000 रुपये देने ही देने हैं जो उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है। तो बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर कैविएट्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज भी होते हैं लेकिन कॉन्स ज़्यादा होते हैं प्लॉट जैसी इन्वेस्टमेंट में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि वहाँ पर आपको लीगैलिटीज़ के अंदर भी पढ़ना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं। तो बजाय इसके कि प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, आप रीट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक रीट तो ऑलरेडी मौजूद है, अब एक नया रीट भी आ रहा है जो कि डेवलपमेंटल रीट है, जो कि मैंने अभी तक सही से स्टडी नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एग्जिस्टिंग रीट जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, PSX के अंदर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं उसके ऊपर, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम उसका जो एंट्री पॉइंट है वो आप डायरेक्ट जब स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलेंगे तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, हर महीने आप उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरू में आपको मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं शुरू के 2-3 सालों के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है लोन लेना, लोन लेकर किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना। तो बेहतर ये है कि आप किसी किस्म की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट ना करें, बजाय इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। जो और दूसरे ऑप्शन है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। जब सब्सटैंशियल अमाउंट हो जाए, अगर अपने घर बनाना है तो उसके बाद उसको देखें, वो एक अलग पूरा रूट है कि आप उसमें किस तरह कर सकते हैं। लेकिन बजाय इसके कि प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्लॉट्स के अंदर ख़ास तौर पे जाएं। अब अपार्टमेंट्स फिर भी बेहतर होते हैं, आपको अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप अपार्टमेंट में चले जाएं, आपको शायद ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगी, लेकिन आपको फिर भी एक चीज़ मिल सकती है जो कि एक रीज़नेबल अमाउंट के अंदर आपको बगैर रेंट पे जाए हुए आप ये काम कर सकते हैं। अगेन इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल कि वो किस तरह से देख रहा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज़ के अंदर इनिशियली नहीं जाना चाहिए। टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज़ अगर आप UAE के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक गेटस्टेक का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आप
2000 दिरहम से की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और अगर आपको रेफरल बोनस चाहिए तो 250 दिरहम का रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर मेरे लिंक को यूज़ करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लेकिन लिंक को ही यूज़ करें। अगर ऐप के ऊपर डालेंगे तो आपको वो 250 दिरहम नहीं मिलेंगे। तो लिंक को यूज़ करके अगर आपको अकाउंट खोलते हैं अपना तो आपको 250 दिरहम मिलेंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैंने खुद भी मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसके अंदर मैंने खुद बताया कि कितना मुझे प्रॉफिट मिला है और कितनी इन्वेस्टमेंट से क्या आपको ऑप्शन मिल सकता है। इसी के साथ अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है जो यंग लोग होते हैं उनको क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगेन मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड को अगर आपने नहीं समझा हुआ, अगर आप नहीं समझ में आता क्रेडिट कार्ड या आपके ऊपर अपने ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है तो उस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी ना जाएं। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी इन दैट केस, क्योंकि उसके जो APRs हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो ऑलमोस्ट 40-50% पे चले जाते हैं एनुअली, जबकि आपका जो नॉर्मल लोन है वो इतना ज़्यादा नहीं जाता। लोन के ऊपर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, लेकिन लोन भी नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना अगर आपको आ गया है तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई हैं। मैं किस तरह से ऑलमोस्ट कोई 13 साल से अब UAE के अंदर हूँ, 13 साल के अंदर 50-60 हज़ार दिरहम मैंने किस तरह से क्रेडिट कार्ड से बनाए, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश में तो मैं नहीं समझता कि क्रेडिट कार्ड, अनलेस के आपको कोई मेजर ज़रूरत पड़ रही हो या आपके खर्चे ज़्यादा हों, तो आप फिर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप उसके पॉइंट्स वगैरह लेकर आप उसको बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि कंट्रोल नहीं होता, और जब कंट्रोल नहीं होता तो आप उस फायर का फ्यूल बनते हैं जो हमें इग्नाइट करती है और हमारा फ़ायदा करती है। अगेन वो वही बात आ जाती है कि जिसको जो चीज़ समझ में आती है, जो बंदा फाइनेंस को समझता है वो प्रॉफिट भी ले सकता है, उससे वो पैसे भी बना सकता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड आप अगर तो समझ सकते हैं उसको, अगर आपको समझ में आता है क्रेडिट कार्ड तो उस केस में क्रेडिट कार्ड पर जाएं, अदरवाइज बिल्कुल भी ना जाएं। इसी के साथ एक और पॉइंट, अब मुझे नहीं पता कि ये 9 पॉइंट होंगे, 10 पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, जो मैंने शुरू में 9 पॉइंट बोले थे, लेकिन आई डोंट नो कि कितने पॉइंट्स बन गए। लेकिन मुझे अभी एक और याद आया, इस पर अगेन मैंने वीडियो बनाई थी। और ख़ास तौर पे जो लोग फाइनेंशियली अवेयर नहीं होते उनको मैं कहता हूँ, मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो इंग्लिश टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो फिर एटलीस्ट कुछ लेवल ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन भी ली हुई होगी उन्होंने, उन लोगों को भी मैं देखता हूँ कि वो BC जैसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और BC जैसी चीज़ के थ्रू पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगेन उसके अंदर बहुत सारे कैविएट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर अनलेस आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। उस केस में लोग BC की तरफ जाते हैं, अदरवाइज BC या बैलेट कमेटी या कमेटी कह लें, जो भी कहना चाहते हैं उसको, उसके ऊपर चले जाते हैं। मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। बेहतर ये है कि अगर आपको सेविंग करनी है, क्योंकि BC होती ही सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती है, तो अगर आपको सेविंग करनी है तो आप अपना सेपरेट बैंक अकाउंट बना लें, उसके अंदर सेविंग्स अकाउंट बना लें, या मनी मार्केट की म्यूचुअल फंड ले लें, या इस तरह की कोई चीज़ कर लें। अगर UAE के अंदर तो नेशनल बॉन्ड ले लें, नेशनल बॉन्ड के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं कंपेयर टू इन्वेस्टिंग और सेविंग योर मनी थ्रू BC। बहुत सारे इश्यूज हैं BC के अंदर, तो उस पर बिल्कुल भी ना जाए। अभी मैंने इस वीडियो के अंदर बात की थी ना कि स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें शुरू से ही और प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना जाएं, तो मैंने स्टॉक्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफरेंट जो इसके कंपैरिजन है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। स्टॉक्स एंड प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसी तरह से मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने अपने जो ओवरऑल 20 ईयर्स के अंदर किस तरह से मेरी एसेट क्लासेस चेंज हुई हैं या अब चेंज हो रही हैं, उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।